हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.2 और इससे जो पहले आपको बताया गया था प्रश्नावली 1.1 में जो है कि पढ़ाया गया था। 2 पार्ट बनाए गए थे जिसमें आपका जो है कि समुच्चय भी था, उसमें कुछ जो है समुच्चयों का निरूपण भी चला था। और अभी तक उसे नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और सबसे पहले दिन वाला यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पहला दिन चला था डे 1 यानी कि पहले दिन जो चला था उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यदि पहले दिन वाला वीडियो आप नहीं देखते हैं तो शायद जो है कि आपका समुच्चय जो है कि क्लियर ना हो। तो पहले आप जो है कि पहले दिन का वीडियो देखिए, उसके बाद जो है कि आपको समुच्चय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि समुच्चय का जो है कि सोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो हमारे साथ इसी तरह से सुबह 7 बजे प्रतिदिन आप जुड़े रहिएगा और हमारे साथ जो है कि पेन और जो है कि कॉपी और अपना बुक साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि आपको जो है कि हर एक क्वेश्चन जो है कि समझ में आता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे परिभाषाएं कुछ देखेंगे, और जो प्रश्नावली आपकी 1.2 शुरू की जाएगी उसमें आपका क्या क्या आता है उसी पे जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका आता है क्या, देखिए रिक्त समुच्चय। क्या आता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त माने आप रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय यानी कि खाली समुच्चय। रिक्त माने खाली, यानी कि पढ़ने में भी लग रहा है कि खाली वह समुच्चय है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द एम्प्टी सेट। इसकी अंग्रेजी एम्प्टी सेट, ये तो आप लोग पता होगा। तो रिक्त समुच्चय बात करें या उसे हम लोग शून्य समुच्चय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य समुच्चय। ठीक है। तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? परिभाषा द्वारा देख लेंगे। ये आपकी जो है परिभाषा, हर एक परिभाषाओं को आप लिखते चलेंगे, ताकि जो है कि अगर हम लोग कहीं दूर चले जाएं, यदि हम लोग दूसरी प्रश्नावली में यदि आगे बढ़ते हैं तो आप जो है कि इसको हमेशा याद रखेंगे किस तरह से जो है कि सोल्यूशन किया जा रहा है। तो चलिए, जो है कि रिक्त समुच्चय है एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। एक ऐसा समुच्चय आपको लेना है जिसमें एक भी अवयव न हो, तो उसे शून्य या रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा कोई आपका समुच्चय होना चाहिए जिसमें एक भी अवयव यदि नहीं रहता है तो उसे हम लोग रिक्त या शून्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट आपको जो है कि एग्जाम्पल भी लिया गया है। देखिए, करें x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पता है ना, जो स्वयं से कटती है और 7 व 11 के बीच में है। तो ये बताइए, 7 व 11 के बीच की बात आई तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा यहाँ समझेंगे। ठीक है। 7 और 11 के बीच की बात आई तो हम लोग देखिए 7 के बाद क्या होता है? 8 होता है, 9 होता है और क्या? 10। ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिक्त समुच्चय में जो है कि 7, 9, 7, 8, 9, 10 और क्या? 11। तो कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है। आपको सिर्फ अभाज्य संख्या लेना है, जो स्वयं से कटती है वही संख्याएं आपको लेना है। लेकिन ये भी यह कह रहा है कि वह जो संख्या है, अभाज्य जो संख्या है 11 और 7 के बीच में आ रही है। 11 और क्या? 7 के बीच में। अब देखिएगा, 11 और 7 के बीच की बात की जाए तो 11 और 7 के बीच में आएगा आपका 9 आएगा, 8 आएगा, 9 और क्या? 10। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? क्या यह स्वयं से कटती हैं या किसी दूसरी भी संख्याओं से कट सकती हैं? क्योंकि जो 8 है, 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये स्वयं से तो कटी नहीं, लेकिन ये कैंसिल हो गया। 9 जो है 3 से भी कटेगा और 9 से भी न कट जाएगा, तो ये भी स्वयं नहीं हुआ। और 10 की बात करें तो 10 जो है कि 2 से भी कट जाएगा और किससे कटेगा? 5 से भी कट जाएगा, तो ये भी आपकी स्वयं संख्याएं नहीं हुई। तो कह रहा है कि वह अभाज्य संख्याएं वही होती है जो स्वयं से कटती है, यानी कि अपने आप से। जैसे आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और 7 हो गया, ऐसे ये करके यदि रहता है तो वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भाई एम्प्टी है, यानी कि यह जो है कि रिक्त समुच्चय है, जिसे हम लोग शून्य समुच्चय भी कहते हैं। सबसे पहले एक बात, अब शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय को इंडिकेट सबसे पहले किससे करते हैं? इंडिकेट करने का मतलब यह हुआ कि उसका प्रतीक क्या होता है। देखिए, यदि हम लोग फाई लगा दें, क्या लगा दें? फाई। या यदि हम लोग सिर्फ इसमें मझला कोष्टक लगा दें, कोई भी समुच्चय यदि लेते हैं तो मान लेते हैं कि वह समुच्चय फाई यदि लिखा गया तो फाई का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग एफ बराबर फाई ले लिए, एफ बराबर क्या? फाई।
कोई यफ जो है यहाँ से मान लीजिए यफ बराबर कोई क्या ले लिए हम, इसमें फाई लिख दिए। तो यानी कि यफ जो समुच्चय है, यफ समुच्चय में फाई का मतलब क्या, एक भी अवयव नहीं है। यानी कि यफ समुच्चय फाई लिखा गया, तो इसका मतलब जो समुच्चय यफ है उसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी कि वह बिल्कुल खाली है। तो हम लोग इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। हम लोग इंडिकेट द्वारा इसे फाई भी लिख सकते हैं, या सिर्फ हम लोग ऐसे बनाकर छोड़ दें, कुछ भी न लिखें, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, खाली है। ठीक है, ये क्या होगा, खाली होगा। तो जैसे मान लीजिए ये वीडियो जो चल रहा है, यदि इस वीडियो को यदि कोई भी लड़का नहीं देखता है तो कहेंगे कि वह खाली, यानी कि इसमें कोई भी लड़के मौजूद नहीं है, तो वह आपका रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा और। अब देखिए b बराबर कह रहा है कि x:x वर्तमान में इस समय, ठीक है, कह रहे कि वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनतर विद्यार्थी हैं। तो क्या ये बताइए, यदि हम लोग इस समय यदि पढ़ते हैं तो क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता है जो 10 में भी पढ़ता है और क्या 11 में भी पढ़ता है। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होता है जो आपका 10 का भी क्लास करता हो और क्या 11, यानी कि 10 में भी पढ़े और क्या 11 में। ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं ना रह सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्त समुच्चय, यानी कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा, रिक्त, या हम लोग फाई बोल सकते हैं, यानी कि फाई बोलते हैं उसी को, यानी कि आप लोग फाई इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि यह जो है कि रिक्त समुच्चय है या शून्य समुच्चय है। ठीक है, सपोज दैट। और आगे देखते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस जो है कि जो भी आपकी परिभाषा है सभी को आप लोग लिखते चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा और। मान लीजिए आपका P बराबर कोई भी, या P कोई समुच्चय है, इसमें 1, 3, 4 और क्या लिखे हैं 6। ठीक है, अब देखिए इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हैं, लेकिन यदि कहते हैं कि क्या जो P है, ठीक है, P समुच्चय में 5 है कि नहीं है। ठीक है, यदि हम लोग कहते हैं कि 5 जो है P समुच्चय का एक अवयव है, 5 जो है P समुच्चय का एक क्या है, अवयव है, तो क्या इसमें 5 में जो है कि P समुच्चय में जो है 5 है, नहीं है, तो हम बोल देंगे क्या है, ये खाली है, यानी कि फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय है। क्लियर हुआ, तो ये आपका रहा रिक्त समुच्चय, क्या रहा, रिक्त समुच्चय रहा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित और क्या, अपरिमित। तो परिमित समुच्चय वह होता है एक ऐसा समुच्चय, यानी कि जिनके अवयवों की संख्याओं को क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं, उसे हम लोग परिमित कहते हैं। और एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं परिभाषा। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कि अवयव की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे मान लीजिए A बराबर कोई समुच्चय रखा गया 3, 4, 5, 6। ठीक है, सम विषम और दोनों है, सम विषम दोनों संख्याएं इसमें मौजूद हैं। तो क्या हम लोग जो इसमें मान रखा गया, जैसे 3 रखा गया, 4, 5, 6 रखा गया है ना, क्या ये सीमित है कि नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 इसमें कितने अवयव हैं, 4, यानी कि उनके अवयवों की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये आपकी परिमित समुच्चय है। अब देखिए बी में देखते हैं, तो A बराबर A, B, C, D, ये भी संख्या, इनको भी हम लोग गिन सकते हैं ना, यानी कि 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 अवयव हैं, तो ये भी एक क्या हो गया, परिमित समुच्चय। ठीक है, और थोड़ा और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए B बराबर कह दें, जैसे कक्षा 11 के छात्र हैं, तो क्या जो भी क्लास 11 में पढ़ेंगे छात्र, क्या हम लोग उनको गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं ना, तो वह भी आपका क्या हो गया, एक परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, वो भी एक क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। तो ये आपके परिमित समुच्चय। ठीक है, ये आपका परिमित समुच्चय है, आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमित समुच्चय का। किसका, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय होता क्या है, देखिए एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, इसमें देखिएगा परिमित में निश्चित थी ना, अब इसमें आएंगे अवयवों की संख्या अनिश्चित, यहाँ पर अ सिर्फ जोड़ना है आप लोगों को, क्या जोड़ना है, अ, यानी कि अनिश्चित हो, यहाँ पर अनिश्चित होती है कर लीजिए,
यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि एक ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, यानी कि अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित। इसमें भी क्या लगा देंगे, तो यह हो जाएगा क्या, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो इसमें हम लोग अब जो है कि हम लोग यहाँ से कर सकते हैं डैश 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 इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, इसको भी हम लोग कर सकते हैं क्या, लेकिन इसमें तो सीमाएं रहती हैं ना, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि ये सीमा तक रहता है, यानी कि जेड तक ही रहता है ना, तो इसको तो हम लोग गिन सकते हैं। कोई और मान ले लीजिए, जिससे मान लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया क्या, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर। तो डैश डैश यदि करते हैं तो क्या इनकी संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं ना, यानी कि यह इन्फिनिटी तक है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, तो यह आपका क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। क्लियर हुआ, 1 2 3 तीन टॉपिक हुआ ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक को आपका चैप्टर जो है कि 1.2 जो है कि समाप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब अगला समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट। अब आगे देखते हैं, करेंगे एक ऐसा समुच्चय, दो ऐसा समुच्चय। देखिए समान समुच्चय की जब भी तुलना की जाती है, या समान समुच्चय की जब भी आप तुलना करेंगे, उसमें दो यानी कि एक से अधिक समुच्चय रहेंगे। 2 समुच्चय हो सकते हैं, 3 समुच्चय हो सकते हैं, 4 समुच्चय हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी तुलना करेंगे एक से अधिक समुच्चय उसमें होना चाहिए, तभी हम लोग समान समुच्चय की तुलना कर सकते हैं। यदि एक सिर्फ रहे तो तुलना हम लोग नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, करेंगे दो ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी, दो ऐसा समुच्चय ए और बी जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। समान समुच्चय, देखिए पढ़ने में भी हम लोग को लग रहा है समान समुच्चय, हम लोग ऐसे ही पता चल जा रहा है कि जो अवयवों की संख्या होगी वह समान होगी, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, समान समुच्चय, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसके बाद तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। हम इसे देखिए, समान समुच्चय जब रहता है तो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं क्या, जब समान समुच्चय रहता है तो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और क्या, बी दो समुच्चय हैं, तो ए बराबर यानी ए का अवयव जो है यदि बी में हो उपस्थित, यानी कि अवयव की बात नहीं, यानी कि ए के अवयव की संख्या यदि बी के अवयव में हो तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समान समुच्चय, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें अवयव 1 है, 3 5 6, ठीक है। अवयव को तुलना करेंगे और उनकी संख्या को भी काउंट कर लेंगे, संख्याएं कितनी हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे भी तो पता चल जाएगा कि इसमें जो अवयव होंगे यदि उसमें भी हो तो ऐसे भी अवयव की संख्या समान होगी, ठीक है। चलिए समान समुच्चय, ये नहीं कि आप इसमें 5 कर दें, इसमें भी 4, इसमें भी 4, वैसे हो गया, लेकिन अंक यदि हेर फेर कर देते हैं तो आपका समान समुच्चय होगा नहीं, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए समान समुच्चय अब देखते हैं। कह रहे हैं कि ए बराबर है 1 3 5 6। पहले ही पता है कि जब समान समुच्चय की तुलना की जाएगी तो एक से अधिक समुच्चय लेंगे, तो हम पहला लिए 2 3 आपको एग्जाम्पल लिया गया है। तो ए बराबर है 1 3 5 6, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। बी बराबर है 5 6 3 1, ठीक है। तुलना कीजिएगा, इसमें 1 है तो बी में भी कितना है, 1 है, ठीक है। 3 है तो बी में भी कितना है, 3। इसमें 5 है तो बी में भी कितना है, 5। इसमें 6 है तो बी में भी कितना है, 6। क्या जो अवयव की संख्या है दोनों में समान है ना, तो यह आपका हो गया क्या, समान समुच्चय। और हम लोग लिखते किस तरह से हैं वो देखिए, हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर क्या, बी, यानी कि ए के जो अवयवों की संख्या है वह बी के अवयवों की संख्या के क्या है, बराबर। और संख्या को ही नहीं, सेम आपका अवयव भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी जो अवयव है इसमें भी क्या है, वही अवयव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा आप लोगों को लग रहा है कि इसमें नहीं है, लेकिन है, सॉल्यूशन करेंगे तो खुद मिलेगा। ए बराबर है 2 धन 2 4 गुणे 5 10, यहाँ पर 10 भागे 2 होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम तुलना करेंगे ना, देखिए यहाँ पर प्लस है कामा, ठीक है। ये एक, यह एक है, एक है, 3 है ना वह। देखिए यहाँ प्लस है, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद 4 गुणे 5 सना 4 5 20 हुआ, और इसके बाद ये देखिए 2 से 10 में भाग देना, तो 2 5 10, ये टोटल कितना हो जाएगा, 5। अब जरा अवयव को मिलाते हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है तो इसमें भी क्या है, 4।
इसमें 20 है तो इसमें भी क्या है 20 है, इसमें 5 है तो इसमें भी क्या है 5। क्या सेम अवयव मिल रहे हैं ना, तो मिल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे कि a बराबर क्या b, a बराबर क्या b, यह समान समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जरूरी नहीं कि हम a और b लिए हैं तो आप a और b लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर k कर दीजिए, यहाँ पर नहीं है तो c कर दीजिए, तो k एक अवयव k हो गया, दूसरा क्या c, तो यहाँ पर अब इंडिकेट कर देंगे हम लोग k बराबर क्या c, यानी कि जो अवयव k में है वही अवयव किस में है c में। ठीक है, यदि आप जो है कि यदि आप अच्छी तरह से जो है कि पढ़ेंगे नहीं तो आपको प्रश्नावली जो है कि समझ में आएगी नहीं। जब ये आपका 3 टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा तो आसानी से जो है प्रश्नावली को जो हम लोग समाप्त कर सकते हैं, समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से तीसरा देखते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि 3 4 3 5 4 3। अब एक बात याद रखिए आप लोग, क्या यह जो समुच्चय में लिखा गया है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, क्या ये जो समुच्चय में लिखा गया है यह सही तरीके से लिखा गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या यह सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, 3 4 3 5 4 3, क्या यह वास्तव में समुच्चय के रूप में लिखा गया है, क्या यह इसका लिखने का तरीका सही है। पहले भी हम बता चुके हैं कि समुच्चय में जब भी लिखा जाता है अवयवों को, तो यदि अवयव कोई भी अवयव एक से अधिक बार आता है तो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार। लेकिन हम लोग देखना है समान समुच्चय, तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए बी में दिया है 3 5 4, लेकिन इसमें क्या दिया है 3 4 3 5 4 3 दिया है, तो घबराने की बात नहीं है। पहले हम लोग समुच्चय बना लेते हैं भाई। ए बराबर, हम लोग जानते हैं कि जब भी समुच्चय का निरूपण किया जाता है तो यदि कोई भी अवयव एक से अधिक बार आता है तो सिर्फ उसको कितना बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, 4 2 बार आया ना, तो सिर्फ हम लोग का समुच्चय कहता है ये, यदि कोई संख्या एक से अधिक बार आती है तो सिर्फ कई बार लिखते हैं उसको, एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 3 बार आया तो सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, 3 एक बार आ गया है ना, 3 को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 है तो क्या 5, ये रहा, और ये रहा क्या b। जरा हम लोग तुलना कर सकते हैं, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो क्या 5, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर क्या b। ठीक है, a बराबर कितना b, दोनों मान समान है ना, तो हम लोग लिखेंगे a बराबर क्या b। ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे, यदि कभी कभी असमान समुच्चय देता है, क्या देता है असमान समुच्चय, ये तो रहा समान समुच्चय की परिभाषा। यदि असमान समुच्चय दे दें, क्या दे दें, यहाँ पर अ सिर्फ जोड़ देते हैं हम लोग, तो असमान समुच्चय, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसा दो समुच्चय a और b जिनमें अवयवों की संख्या समान नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ऐड करना है क्या नहीं, क्या जोड़ना है नहीं, यानी कि समान अवयव की संख्या यदि नहीं होती है तो उसे हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। उसे हम लोग क्या यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे अ, यानी कि असमान समुच्चय कहते हैं। इसे हम किससे इंडिकेट करेंगे, a नॉट इक्वल टू क्या b, a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसका भी एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। चलिए जैसे हम लोग ये इसमें सिर्फ इसी को हम लोग मिटा कर लिखते हैं, चलिए पूरा हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना है अब, असमान समुच्चय। तो असमान समुच्चय क्या होता है, चलिए देखिएगा। अब असमान समुच्चय ना, तो मान लीजिए ठीक है, यह कोई अवयव रखे हैं हम जिसमें यह b बराबर रखा गया है, वो c बराबर है। क्या इसमें अवयव की संख्या सेम है, नहीं है ना, यानी कि इसमें 1 9 8 है, इसमें जो है कि 8 6 1 है। ठीक है,
तो एक इसमें से गायब है, कौन? 9। तो यह आपका असमान समुच्चय हो गया, जिसे हम लोग इंडिकेट करते हैं नाट करके ना, यानी कि बराबर को काट देंगे। तो यह बी था, तो बी बराबर यानी कि बी नॉट इजिकल टू क्या? सी। बी नॉट इजिकल टू क्या? सी। यानी कि जो बी का समुच्चय है वह सी के समुच्चय के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल जो है कि ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स रहा आपका क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, रिक्त समुच्चय पढ़ चुके हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय पढ़ चुके हैं, और ये क्या असमान समुच्चय और क्या समान समुच्चय। तो ये रहा आपका प्रोसेस, जिसमें आपको चलेगा अगले दिन जो है कि आपको पढ़ाया जाएगा 1.2 और 1.2 जो है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग जो है कि सोल्यूशन किए हैं। यदि आपको ये आपको समझ में आ गया होगा तो आपको जो है कि प्रश्नावली में कोई भी जो एक परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकर हम चलेंगे जो है कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर जो है 3 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उसमें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.2, और इसके जो है पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, यानी कि हम लोग पढ़े थे। इसके पहले वीडियो में जो है कि पढ़ा गया था, कुछ आपको जो है कि 3 टॉपिक बताया गया था। रिक्त समुच्चय था, परिमित और अपरिमित था, और क्या समान समुच्चय और असमान समुच्चय था। और ये भी हम बताए थे कि यदि आप उसे नहीं समझ पाते हैं तो आपको जो है कि 1.2 समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि आज जो है कि हम लोग शुरू करेंगे 1.2, और हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्नों को। और अभी तक जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको यदि आप समझ जाते हैं तो आपको 1.2 जो है कि आपको 1.2 जो है कि प्रश्नावली समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही आप कॉपी पेन और अपना बुक लेकर बैठ जाइएगा, ताकि हम लोग पढ़ते चलेंगे कि कैसे कैसे जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन किया जाएगा। क्योंकि हम कोई एक भी प्रश्न लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि सोल्यूशन आपका कैसे क्या कह रहा है, वही हम लोग पढ़ते चलेंगे। यदि हम लोग लिखते हैं सामपट पे तो आपका ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा लगातार। और यदि आप इस वीडियो में सभी प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ क्या रहा है, देखिएगा। ये जो आपका है टॉपिक रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित, समान समुच्चय, असमान, सब कुछ आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है कि 1.2 जो है कि आप सॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं। तो पहले इसको आप पढ़िए, इसके बाद जो है कि 1.2 में आइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें वही सब बताया गया था जो आपका 1.2 में जो है कि पूछेगा, और हम लोग क्या किस समय निकालते हैं सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में। और हम प्रतिदिन कहते हैं कि यदि आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए। इसके बाद जो है आपको किसी भी प्रश्नावली में जो है परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कहता है क्या, कह रहा है इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 4। पहला क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पहला, इसके बाद दूसरा है, इसके बाद तीसरा भी है, इसके बाद क्या है, चौथा भी है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रश्न में जो है कि 3 प्रश्न पढ़ेंगे। इस अध्याय में, इस वीडियो में जो है कि हम लोग 3 प्रश्न पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए, ये तो आपका अभी पहला प्रश्न है, इसके बाद दूसरा प्रश्न, इसके बाद क्या, तीसरा प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी कि रिक्त समुच्चय क्या है, तो रिक्त समुच्चय वही होता है जिसमें एक भी अवयव न उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो यह यदि लिखते हैं कि ए जो है, ए बराबर है आपका 1, 3, 6 है। यदि हम कहते हैं कि इसमें, इस अवयव में जो है आपका 5 उपस्थित है, क्या 5 उपस्थित है उसमें? नहीं है ना, तो आपका यह एक हो गया रिक्त समुच्चय, कि क्योंकि इसमें एक 5 अवयव उपस्थित
नहीं है, तो यह आपका एक क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि रिक्त समुच्चय आपको बताना है, जिसमें से आपका पहला है क्या, देखिए कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जो विषम संख्याएं होती हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं, क्या वह 2 से कट जाती हैं? नहीं न कटती हैं। विषम संख्याएं 2 से कभी कटती नहीं है, यानी कि विषम संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग कहेंगे कि यह एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है दोस्तों? रिक्त समुच्चय, क्योंकि विषम संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का क्या, समुच्चय। तो देखिए सम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो जो सम संख्याएं होती हैं उसमें अभाज्य और भाज्य दोनों संख्याएं होती हैं। जैसे सम संख्या में आपका 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, नहीं 2 भी आएगा, 4 आएगा। जो भी सम संख्याएं हैं, जिसे 2 हैं, 4 हैं और ये 6 हैं, ये सभी जो हैं आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। यह दूसरे नंबर से भी कट जाते हैं, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्या ये खाली है? नहीं है ना, खाली नहीं है। या अदर नंबर दूसरे नंबर से भी कट सकते हैं, क्योंकि तब तो ये आपका एक समुच्चय बना। यह एक क्या है, समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिएगा कह रहा है तीसरा, यह तो आपका एक समुच्चय हो गया ना, तो हम लोग सिर्फ रिक्त समुच्चय लेना है। तीसरा कह रहा है कि यक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि यक्स कोलन एक्स एक, मान लेते हैं कि इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं उपस्थित हम लोग करेंगे, लेकिन कह रहा है कि यक्स का मान जो है 5 से बड़ा होता है, बड़ा भी होगा, और 7 से क्या, बड़ा। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या एक्स कोलन एक्स में एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका मान जो है 5 से छोटा भी है और 7 से क्या, बड़ा। अच्छा ये बताइए आप लोग, कोई ऐसा अंक है जो 7 से बड़ा भी हो और 7 से क्या, छोटा भी हो? एक साथ दोनों स्थिति नहीं हो सकती है। या तो वह अंक जो है 7 से बड़ा हो सकता है या 5 से क्या, छोटा। लेकिन यदि हम कहते हैं कि एक ऐसा अंक बताइए जो है कि, यदि हम कहते हैं कि एक ऐसा अंक बताइए जो 5 से छोटा, यही इसी पे समझ लीजिए, ऐसा अंक बताइए जो 5 से छोटा भी हो और 7 से क्या हो, बड़ा भी हो। ठीक है, 5 से छोटा भी हो और 7 से क्या, बड़ा। यदि मान लीजिए 2 लड़के हैं, ठीक है, 2 यदि लड़के हैं, क्या दोनों लड़कों में से एक लड़का ऐसा होगा कि एक लड़के से बड़ा भी हो और क्या, छोटा भी हो? नहीं, या तो उससे बड़ा हो सकता है या तो उससे क्या, छोटा। तब तो ये आपका क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि यक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसके अवयव जो है 5 से छोटे भी हैं और 7 से क्या है, बड़े भी है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती है जो 5 से बड़ा भी, 5 से जो है कि छोटा भी हो और 7 से क्या हो, बड़ा भी हो। तो यह आपका क्या हो गया, रिक्त समुच्चय तीसरा हो। तीसरा भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तीसरा भी क्या हो गया, रिक्त आपके क्या हो गए, समुच्चय हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब चौथा देखते हैं। कह रहा है कि वाई कोलन वाई, वाई कोलन क्या, वाई। अब ये कह रहा है कि वाई कोलन एक कोई वाई है, ठीक है, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि उभयनिष्ठ बिंदु की बात हुई है तो 2 रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती हैं तो यह एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो काटान बिंदु होगा वह बिंदु दोनों रेखाओं पर मौजूद होगा, तो हम लोग उसे उभयनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं। उसे हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं, क्योंकि दोनों रेखाओं पर यह क्या है, मौजूद है। लेकिन ये कह रहा है कि 2 समांतर यदि रेखाएं खींची जाएं तो वह एक क्या है, प्रश्न देखिए, कह रहे कि वाई कोलन वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो क्या
दो समांतर रेखाएं खींचेंगे तो क्या एक दूसरे के यह विभाजित करेंगी? नहीं करेंगी। तो क्या उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होगा? नहीं होगा। जब तक वह एक दूसरे को काटेंगी नहीं रेखाएं, तब तक आपके जो है कि उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि प्रतिच्छेद कर रही हैं, यह उभयनिष्ठ बिंदु इसमें तो मिला है, क्योंकि यह जो बिंदु है इस मान लेते हैं यल रेखा पर भी है और यह यम रेखा पर भी है। ठीक है, दोनों पर यह जो है कि उभयनिष्ठ बिंदु है ना। लेकिन समांतर रेखाओं की बात कर रहा है, क्या यदि हम लोग इस तरह से समांतर रेखाएं खींचेंगे, यानी कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रखेंगे, क्या यह जो है कि एक दूसरे को विभाजित करेंगी? नहीं करेंगी। नहीं, यदि विभाजित करती तब तो आसानी से जो है कि उभयनिष्ठ बिंदु फाइंड किया जा सकता, लेकिन उसमें मिल ही नहीं रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु फाइंड नहीं होगा, तब तो ये भी एक क्या रहा है आपका रिक्त समुच्चय। क्या रहा? रिक्त समुच्चय रहा। ठीक है, यह रहा है आपका क्या रिक्त समुच्चय, यानी कि एक आपका दूसरा जो है आपका सिर्फ समुच्चय है, बाकी सभी क्या है रिक्त समुच्चय। तो उम्मीद होगी कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो प्रश्न नंबर 1 में हम लोग को पढ़ने के लिए मिला रिक्त समुच्चय, और हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि आपका जो है कि कौन परिमित है और कौन क्या है अपरिमित है। ठीक है, तो जरा परिमित की चर्चा कर ले। तो परिमित में ऐसा समुच्चय होता है जिसके अवयवों की संख्या को क्या कर सकते हैं हम लोग गिन सकते हैं, तो उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। दूसरा अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई यह एक समुच्चय है, इसमें हम मान रखते हैं 1 2 3 9 10। ठीक है, इसमें जो मान है इसमें मान सीमित है 1 2 3 4 5, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 5, तब तो हम लोग इसको गिन सकते हैं ना। क्या हम लोग इसी तरह से कर दें 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे कर दें, यानी कि हम लोग लगातार संख्या ले लें 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश करके छोड़ दें, यानी कि इसका मतलब इन्फिनिटी तक कर दें, तो क्या यह परिमित होगा? नहीं ना। डैश डैश जब हो गया तो हम लोग इसके संख्या को गिन नहीं सकते हैं, तब तो यह एक अपरिमित हो गया, अपरिमित हो गया। और यदि हम लोग इस संख्या को सीमित कर दें, यानी कि हम लोग यहीं तक छोड़ दें, डाट डाट हटा दें, तो यह हो जाएगा क्या परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 अवयव बच चुके हैं। यदि डाट डाट करते हैं तो उसमें अपरिमित हो जाएगा, यानी कि जो अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो है कि छोटे में समझ गए होंगे आप लोग, और जो है कि पिछले वाले वीडियो के यदि आप देखे होंगे तब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, तो कह रहा है कि कौन कौन परिमित है और कौन कौन क्या है अपरिमित है। तो कह रहा है पहला कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, क्या जो भी आपके 12 महीने, वर्ष के महीनों का समुच्चय, जो भी आपके 12 महीने हैं, तो क्या 12 महीनों का हम लोग गिन सकते हैं ना, क्योंकि उसमें सीमित होता है। वह महीनों का समुच्चय क्या होता है? सीमित होता है, सिर्फ 12 महीने होते हैं, ना ही वह बढ़ सकता है ना ही वह घट सकता है। तो 12 महीने होते हैं ना, तब तो यह एक आपका क्या हो गया परिमित हो गया। क्या हो गया? परिमित समुच्चय। ठीक है, दूसरे की बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरा देखिएगा कह रहा है कि 1 2 3। अब देखिएगा, आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, यह कह रहा है कि 1 2 3 डैश डैश कर दिया है, तो अभी हम बताए हैं ना, तो यदि डैश डैश कर देता है तो इसके अवयव की संख्या की जो है कि सीमा नहीं है कि इसमें कितने अवयव हो सकते हैं, तो आपका यह क्या हो जाएगा अपरिमित। क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। तीसरा है, दूसरे का तीसरा है, प्रश्न नंबर 3 नहीं है। तो कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 डैश डैश 99 और कहाँ तक दिया है 100 तक। तो आप लोग खुद समझ गए होंगे कि जो 1 2 3 है डैश डैश कहाँ तक है, 100 तक है ना। देखिए लास्ट वाली सीमा दे दिया गया है, सिर्फ आप लोग को चलना है कहाँ तक 100 तक, यानी कि इस समय जो है कि टोटल कितने अंक हैं 100 हैं। हम लोग गिन सकते हैं ना, 100 को तो गिन ही सकते हैं आसानी से। यदि डाट डाट कर दिया जाए तब तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं ना। तो 100 तक दिया है, तब तो यह क्या हो गया परिमित समुच्चय हो गया।
परिमित समुच्चय। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, चौथा देखते हैं। इसका कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिएगा फ्रेंड, 100 से ये जो यक्स का मान है 100 से कह रहा है कि दोस्तों बड़ा होना चाहिए। यक्स का मान जो है 100 से बड़ा होना चाहिए, वो भी क्या, धन पूर्णांक। तो क्या 100 से बड़ा यदि कह रहा है, क्या हम लोग गिन सकते हैं कि 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने हैं? सीमा नहीं ना दिया है। यदि आपका कहता कि 100 से बड़े धन पूर्णांक यदि 8 लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, 100 लीजिए, 100 से जो है कि बड़े धन पूर्णांक, तो आसानी से हम लोग गिन सकते थे। 1000 भी रहता है तो आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक लेना है जिसकी कोई सीमा नहीं है, तब तो यह एक क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर जो है कि इतना तो टॉपिक आपको क्लियर ही हो गया होगा। यदि आप जो है कि पिछले वाले वीडियो को समझ लिए हैं और यदि नहीं समझे हैं तभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तब तो हम लोग गिन सकते हैं ना, 99 से छोटे कितने हैं अभाज्य पूर्णांक। सिर्फ सीमा दे दिया गया है कि 99 से सिर्फ क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक, 99 से, और जितने अभाज्य पूर्णांक हैं उन्हीं को आपको लेना है। तब तो यह क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि सीमा दे दिया गया है कि कहाँ तक चलना है भाई, आपको जो है कि 99 तक चलना है। तो यह एक आपकी सीमा हो गई। ठीक है, तो यह हो गया क्या, परिमित समुच्चय। ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 3 में। तो प्रश्न नंबर 3 कह क्या रहा है, जरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है क्या, देखिए प्रश्न नंबर 3 में भी परिमित और अपरिमित पूछा है। कह रहा है कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित तो हम लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। चलिए कह क्या रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्या, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। समझिएगा, यह कोई यक्स अक्ष है, सॉरी यह जो है कि एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। इसे हम लोग यक्स अक्ष बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में। और ये क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यक्स अक्ष के समांतर। तो ये बताइएगा, क्या हम लोग गिन सकते हैं कि यक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? इसकी कोई सीमा नहीं रख सकते हैं कि यक्स अक्ष के जो समांतर हैं कितनी हम लोग रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, यह इन्फिनिटिव है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि हम लोग कहते हैं कि यक्स अक्ष के समांतर 50 रेखाएं खींचिए, 100 रेखाएं खींचिए, 1000 रेखाएं खींचिए, तब तो वह अपरिमित हो जाता, तब तो वह परिमित हो जाता, क्योंकि सीमा दी गई है कि 1000 खींचना है, 2000 खींचना है, 3000 खींचना है, तो यह सीमा हो जाता, तो यह परिमित होता। लेकिन यह कह रहा है कि यक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं दिया गया है। तो आपका यह क्या होगा, परिमित हो जाए, अपरिमित हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमित। कैसा समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर तो जरूर कीजिएगा, भले ही कमेंट मत कीजिएगा, लेकिन लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक यदि करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। अगला कह रहा है कि दूसरा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब देखिएगा, अंग्रेजी जो वर्णमाला होते हैं कितने होते हैं, हम लोग आसानी से गिन सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि इन्फिनिटिव तक अंग्रेजी की अक्षरें होती हैं, नहीं ना, उसमें भी सीमा है, यानी कि जेड तक होता है, तो आसानी से हम लोग उसको गिन सकते हैं। और जो उसमें वर्णमाला मौजूद होते हैं उसको भी हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। तो चलिए, तो ये तो आपको हो गया क्या, अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी समुच्चय है यह तो परिमित हो गया ना, क्योंकि हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो अब फ्रेंड्स देखिएगा, समुच्चय उसी का बताना है जो 5 का गुणज है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25,
यदि हम लोग ऐसे गुणा करते जाएं संख्याओं का तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। 10 तक जाएंगे तो 50 होगा, फिर उसके बाद गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ऐसे जो है कि बढ़ता जाएगा संख्या, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा। यदि हम कहते हैं कि 5 का गुणज लीजिए जिसमें 10 संख्याएं मौजूद हैं, आपके सिर्फ 10 अंक आपके मौजूद होना चाहिए, तो यह 1 हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां करते कहाँ तक, 10 अंक तक। यानी कि 10 संख्याएं आपको लेकर गिनना है, तब तो वह परिमित हो जाता। लेकिन यह कह रहा है कि 5 का गुणज लीजिए, तो 5 के गुणज में कोई सीमा नहीं है कि 5 के गुणज जो हैं कितने हो सकते हैं। ठीक है, यदि उसमें सीमा दे देता कि 20 लीजिए, 40 लीजिए, 1000 लीजिए, 2000 लीजिए, तब तो यह परिमित हो जाता। लेकिन यह कह रहा है कि 5 का गुणज चाहिए, तो इस 5 के गुणज में कोई भी सीमित मान नहीं है, क्योंकि यह डैश डैश बहुत ही इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यह आपका क्या हो गया, अपरिमित हो गया। क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो आप लोग जो है कि समझ गए होंगे पहले ही कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि हर दिन यानी कि हर एक दिन लगातार जो है कि उनकी संख्याएं जो है कि बढ़ती जाती हैं। जिस तरह से मनुष्य की संख्याएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार से भी उनकी संख्याएं क्या होती हैं, प्रतिदिन जो है कि बढ़ती जाती हैं। तो हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय आपका जो है कि यह अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि हम लोग जो है कि जानवरों की संख्याओं को हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि पृथ्वी पर कितने जानवर हैं। ठीक है, हम लोग गिन नहीं ना सकते हैं। यदि मनुष्य की बात करें, पृथ्वी पर मनुष्य का समुच्चय, तब तो इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि प्रतिदिन जो है कि लगातार जो है कि जनसंख्याएं बढ़ती रहती हैं, तो इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बढ़ती भी हैं और घटती भी हैं, ये भी बात है, ये नहीं कि सिर्फ बढ़ता ही है। अब आगे चलते हैं। नहीं, 5वां है ना, कह रहा है कि मूल बिंदु 0 0। अब ये कह रहा है कि जो एक्स अक्ष वाई अक्ष रेखाएं हैं, अब देखिएगा यह एक्स अक्ष हो गया क्या, वाई अक्ष, और जो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है होता है, हम लोग इसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 0 होता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि इससे जो है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर प्रकार रखें, तो प्रकार रखें तो इतना छोटा बना सकते हैं, इतना छोटा बना सकते हैं, इतना छोटा बना सकते हैं, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, आप पता नहीं कितना छोटा, ऐसे डैश करते क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। यानी कि मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसकी कोई हम लोग सीमा नहीं ले सकते हैं। यानी कि बहुत से वृत्त आपके खींचे जा सकते हैं। यदि आपका कहता कि मूल बिंदु से 10 वृत्तों की संख्या है, तो आसानी से हम लोग उसको गिन सकते हैं, क्योंकि उसमें मूल बिंदु से सिर्फ कह रहा है कि 10 संख्याएं वृत्त की लेनी है, उससे अधिक नहीं। लेकिन इसमें कह रहा है कि मूल बिंदु से कितनी वृत्तों की संख्याएं खींची जा सकती हैं। तो ये आपका इन्फिनिटिव है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि मूल बिंदु से हम लोग कितना जो है कि वृत्त जो है कि खींच सकते हैं। तब तो ये क्या हो गया, एक आपका अपरिमित हो गया। ये भी क्या हो गया, आपका अपरिमित हो गया। यह एक आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये रहा जो है कि 1 से लेकर के जो है कि प्रश्नों जो है कि 3 तक के प्रश्नों का हल। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4 से जो है कि हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 6 तक के प्रश्नों का हल लेकर चलेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक दिन जो है कि सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।